छक्का जोर लगा के मचाएंगे हल्ला, गिल्ली उड़ा के ले जाएंगे हम कप इस बार। कहते हैं हमको सारे यार, लालपुर सुपर जायंट्स, वो खिलाड़ी लालपुर सुपर जायंट्स, लालपुर सुपर जायंट्स, लालपुर सुपर जायंट्स, वो खिलाड़ी लालपुर सुपर जायंट्स, लालपुर सुपर जायंट्स, गेम बजा देंगे हम। नमस्कार, अभी हमारे साथ है लालपुर सुपर जायंट्स के टीम ओनर मिस्टर निलॉय रंजन चक्रवर्ती। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। तो मेरा नाम निलॉय चक्रवर्ती है। मैं रांची में ही पला बड़ा हूँ। फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया NIT से, और फिर मैं बाहर चला गया US में, और काफ़ी साल US में रहने के बाद मैंने वहाँ अपनी कंपनी बनाई। और कुछ सालों पहले मैं इंडिया वापस आ गया और यहीं से मैं काम करता हूँ। मेरी कंपनी हालांकि अभी भी US में ही है। मेरे पार्टनर्स वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ से काम करता हूँ। हमारा यहाँ भी हैदराबाद में ऑफिस है, उसको मैं देखता हूँ, और बीच बीच में मैं जाता हूँ US काम से होके आता हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं पेशे से, तो ये स्पोर्ट्स से कैसे जुड़ा हुआ आपका? स्पोर्ट्स से मेरा जुड़ाव बचपन से ही रहा है, क्योंकि मेरी उम्र अब ऑलमोस्ट 50 साल की हो चुकी है। तो हम जब बड़े हो रहे थे तो यहाँ काफ़ी सारे खुले मैदान थे, तो खेलने की अपॉर्चुनिटी बहुत थी, और काफ़ी सारे गेम्स हम लोग खेलते थे। मेरे घर के सामने यहीं पे ये जो अभी जगह है, यहाँ पे पूरा खाली मैदान था, तो हम यहीं पे क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, और भी बहुत सारे गेम्स हम लोग, फुटबॉल खेलते थे। उसके अलावा और भी बहुत सारे गेम्स खेलते थे। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, क्रिकेट के प्रति मेरा रुझान बढ़ता गया, तो काफ़ी रांची के और भी एरियाज़ में हम लोग क्रिकेट खेलने लगे, और टूर्नामेंट्स भी छोटे मोटे टूर्नामेंट्स उस टाइम होते थे, तो हम लोग जाके पार्टिसिपेट करते थे, टीम्स बनाते थे। तो इसी तरह से स्पोर्ट्स की तरफ मेरा रुझान रहा। लेकिन फिर जब कॉलेज गए, ग्रेजुएट हुए, उसके बाद तो खेलना बंद हो गया, क्योंकि फिर नौकरी चाकरी ये सब में लग गए, तो उसके बाद खेल वैसा हो नहीं पाया। फिर मैं जब US गया तो वहाँ पे काम करते हुए मुझे टाइम मिल जाता था। वहाँ हमने एक क्रिकेट का टीम बनाया था, और वहाँ भी काफ़ी एक बड़े तर्ज पे टेनिस बॉल टूर्नामेंट होता था, तो वहाँ हमने क्रिकेट का टीम बनाया था, और हम लोग उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते थे। तो इस तरह से मेरा एक जुड़ाव बना रहा क्रिकेट से। उसके बाद फिर मैं जब इंडिया वापस आया तो यहाँ पे तो फिर खेल नहीं पाया इंडिया में, लेकिन मैं कोशिश करता रहा था कि किसी तरह से क्रिकेट से और बाकी स्पोर्ट्स से भी मैं जुड़ा हुआ रहूँ। सर, आपने मेंशन किया कि पहले बहुत सारा खाली प्लेग्राउंड हुआ करता था, खाली ज़मीन हुआ करता था रांची सिटी में, बट जो रिसेंट पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ है रांची में, उससे ग्राउंड्स बहुत कम हो गए हैं। तो ये कितना चैलेंजिंग है प्लेयर्स के लिए? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ग्राउंड्स नहीं रहना। और इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल के बच्चे ज़्यादातर मोबाइल के तरफ उनका रुझान रहता है, या वीडियो गेम्स की तरफ उनका रुझान रहता है, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता है कहीं जाके खेलने का। अब आपके घर के पास अगर कोई ग्राउंड नहीं है, तो आप ऑब्वियसली एज अ पेरेंट अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर तो जाने देंगे नहीं, और अगर दूर जा भी रहे हैं तो वो एक एज के होने के बाद वो जाते हैं कि दूर दूर के ग्राउंड में खेलने जाते हैं, जैसे 16-17 साल के हो गए तब जाते हैं। लेकिन अगर किसी को स्पोर्ट्स में इनकरेज करना है तो वो एज होता है 10 से 12 साल, 13 साल। उस एज में तो आप बच्चों को खुला छोड़ नहीं सकते कि आप जाओ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके खेलो। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, और इसीलिए स्पोर्ट्स के प्रति आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है। स्पोर्ट्स में बहुत लोग जा नहीं रहे हैं इसलिए। सर, RPL फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है पूरे झारखंड में, रांची प्रीमियर लीग का सीज़न 1 स्टार्ट होने वाला है। क्या मोटिव था आपका एक टीम लेने का, परचेस करने का लालपुर सुपर जायंट्स को? क्योंकि
मैं स्पोर्ट्स से हमेशा ही जुड़ा हुआ रहा हूँ और जुड़ा हुआ रहना चाहता हूँ। और मैंने दूसरे स्पोर्ट्स में भी लीग्स करवाई हैं और टूर्नामेंट्स करवाई हैं, जैसे बैडमिंटन में मैं खुद बैडमिंटन खेलता हूँ, अभी भी खेलता हूँ मैं बैडमिंटन। तो मैंने बैडमिंटन टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प किया। जो हमारे खेलगांव स्टेडियम है वहाँ पे हर साल बैडमिंटन टूर्नामेंट्स होता है, तो उसमें मैं भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में रहता हूँ, ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प करता हूँ। उसके बाद अभी पिछले साल स्विमिंग चैम्पियनशिप हुआ था खेलगांव के स्टेडियम में, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था एज एन ऑर्गेनाइज़र, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्पोर्ट्स को मैं आगे लेके जाऊँ और स्पोर्ट्समैन को एनकरेज करूँ, तो मुझे जब पता चला कि ये आरपीएल होने वाला है तो मुझे बहुत खुशी हुई सुन के, और मैं झट से मैंने बोला कि मैं टीम लेना चाहूँगा, मैं किसी तरह से जुड़ना चाहूँगा, जिस तरह से भी हो। तो मुझे बोला गया कि आप टीम लो, आप टीम लेके हमारे साथ जुड़ो। तो मैंने बोला ठीक है। सर, क्रिकेट को या फिर टेनिस बॉल क्रिकेट को खासकर लोग गली मोहल्ले का गेम कहते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं गली मोहल्ले तक। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, हमारे यहाँ अभी तक लेदर बॉल के क्रिकेट को ही माना जाता है कि हायर लेवल जो क्रिकेट है उसमें लेदर बॉल क्रिकेट को ही ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। टेनिस बॉल को वैसा नहीं तवज्जो दिया जाता है। लेकिन मैंने देखा है दूसरे देशों में, जैसे पाकिस्तान में, वहाँ टेनिस बॉल का ही बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। और जो जैसे बहुत सारे बॉलर्स जो पाकिस्तान के नेशनल टीम में खेलते हैं वो एक्चुअली टेनिस बॉल क्रिकेट से ही निकल के आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि गली मोहल्ले का ही टूर्नामेंट है। टेनिस बॉल अगर अच्छे से इसको चैनलाइज किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, तो ये भी इंडिया में भी ये बहुत बड़ा एक एरिया बन सकता है जहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इसको बहुत बड़े लेवल तक लेके जाया जा सकता है। क्योंकि एक चीज़ आप देखिएगा कि टेनिस बॉल में खास करके जो बॉलर्स हैं उनको अपने कंधे का बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है टेनिस बॉल में। तो उससे क्या होता है कि पेस बढ़ता है। तो अगर इन बॉलर्स को हम लोग आगे लेके जाएं, उनको फिर ट्रांजिशन करें लेदर बॉल क्रिकेट में, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हमें मिल सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा होता नहीं है। अभी टेनिस बॉल क्रिकेट जो लोग खेलते हैं उन पे मेरे ख्याल से कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब जैसे सिलेक्टर्स हुए, स्टेट लेवल सिलेक्टर्स या नेशनल लेवल सिलेक्टर्स, कोई भी उन पे ध्यान नहीं देता है। तो इस तरह के जब प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, जैसे आरपीएल के प्लेटफॉर्म्स, अगर ये आगे जाके बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है, इस टूर्नामेंट का नाम होता है, और इसको और हायर लेवल पे, जैसे नेशनल लेवल पे या इस तरह के लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाए, तो शायद उन सिलेक्टर्स का ध्यान इस टूर्नामेंट पे भी आए और यहाँ से भी कुछ लोग निकल के आगे बढ़ें। सर, अभी हम बात करते हैं ऑक्शन के बारे में। 19 तारीख को ऑक्शन हुआ था आरपीएल सीज़न 1 का। किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई थी आपने ऑक्शन के लिए? क्योंकि काफ़ी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स थे उसमें। लकी ड्रॉ था, ये सब था, तो किस तरीके से आपने हैंडल किया? देखिए, स्ट्रैटेजी तो एज सच हमने कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि मेरे लिए भी पहली बार था ये ऑक्शन, पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे। और वहाँ पहुँच के बहुत सारे रूल्स का पता चला था। एक्चुअली मैं पहले से मेरे को सारे रूल्स का अवेयरनेस था नहीं, तो वहाँ पहुँच के जब पता चला तो शॉर्ट टाइम में जो स्ट्रैटेजी बनाई हमने, कि हमें जो बजट मिला था कि इस बजट में हमें टीम खरीदना है, तो मैंने ए, बी और सी कैटेगरी का एक अपने तरफ से एक बजट बना लिया था कि अच्छा, मुझे ए कैटेगरी के लिए इतना बजट रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। बी कैटेगरी के लिए इतना है और सी के लिए इतना है। अब उसमें जैसे मैंने ए कैटेगरी में ये मैंने मान लिया था कि मैं 2 प्लेयर्स को हो सकता है मैक्स तक जाऊँ, कि जो मैक्स बिडिंग अमाउंट है ए कैटेगरी के प्लेयर्स का, 2 प्लेयर्स के लिए मैं वहाँ तक जा सकता हूँ। जो तीसरा प्लेयर होगा उसको मैं तैयार था कि उसको जितना कम से कम बेस प्राइस में मिले तो मैं बेस प्राइस में ले लूँ। फिर बी कैटेगरी में भी मैंने वैसे ही सोचा था कि क्योंकि बी कैटेगरी से 5 प्लेयर्स लेने थे मैंडेटरी, तो मैंने वही सोचा था कि 3 प्लेयर मैं मैक्स प्राइस पे उठा सकता हूँ
बाकी 2 मैं जितना कम हो सके उठाऊं। और बाकी जो है, क्योंकि सी कैटेगरी का बेस प्राइस और मैक्सिमम प्राइस भी कम था, तो मैंने फोकस किया कि सी कैटेगरी से ज़्यादा प्लेयर्स मैं ले सकूं। और जो हमारे आइकॉनिक प्लेयर्स हमें मिले थे, उनका भी कहना था कि सी कैटेगरी में ज़्यादा प्लेयर्स है, ऑलराउंडर्स हैं ज़्यादा। तो मेरा फोकस था कि एक बैलेंस टीम बने जिसमें ऑलराउंडर्स थोड़े ज़्यादा हों, कम से कम 4-5 ऑलराउंडर्स हम लोग अगर लें तो अच्छा हो। और क्योंकि 18 लोगों को चुनना था, लेकिन खिलाना तो 11 लोगों को ही है, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो 11 बेस्ट होंगे उन पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाऊं, और जो हम लोग बेंच पे रख सकते हैं उन पे कम से कम पैसा लगाऊं। उस तरह की स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी। और कोशिश ये थी कि जैसे लाइफ लाइन्स मिले थे, कि लाइफ लाइन को एंड तक होल्ड करके, जहाँ तक हो सके होल्ड करके रखूँ, क्योंकि वहाँ और भी ये था कि आप अपना बैलेंस के बेसिस पे भी दूसरे टीम के साथ compete कर सकते हैं। अगर आपका किसी प्लेयर पे लॉक इन हो गया, तो आप बैलेंस के बेसिस पे भी compete कर सकते हैं। तो हमने कोशिश किया कि उसको ज़्यादा यूज़ किया जाए और लाइफलाइन को कम यूज़ किया जाए, या एंड तक जहाँ तक हम लोग हो सके होल्ड कर सकें, वैसा यूज़ किया जाए। सर, ऑक्शन ख़त्म हो चुका है, अब आगे की क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है टूर्नामेंट के लिए? आगे की स्ट्रैटेजी यही है कि अभी हम लोगों ने वीकेंड पे टीम मीटिंग बुलाया है। हम लोग प्रैक्टिस के लिए भी अभी हमने ग्राउंड को आइडेंटिफाई किया है। 2-3 ग्राउंड्स आइडेंटिफाई किए हैं कि यहाँ जाके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी वीकेंड से टीम अब आएगी, हम लोग आपस में बैठ के सब एक दूसरे का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझेंगे कि क्या है नहीं है, और उस हिसाब से और प्रैक्टिस मैच भी खेलेंगे। फिर उस प्रैक्टिस मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग अपना जो प्लेइंग 11 है फाइनल, वो सिलेक्ट करेंगे। और कैप्टन भी चूज़ करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन। तो सब उसी प्रैक्टिस मैच के बेसिस पे, और टीम मीटिंग जो होगा उसमें सबके सर्वसम्मति से जो भी कैप्टन बनेगा उसको कैप्टन बनाएंगे। सर, अभी जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी है झारखंड की, उसमें क्या बातचीत चल रही है आरपीएल को लेकर? मेरे ख्याल से काफ़ी लोग अभी इंटरेस्टेड हैं। हालांकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ रांची में, पहले हुआ नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे लोग इसको जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार जब ये टूर्नामेंट शुरू होगा और लोग देखेंगे, इसको समझेंगे, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर से और भी लोग इससे जुड़ना चाहेंगे, और इसको और भी बड़े लेवल पे ले जाना चाहेंगे लोग। सर, एसीएस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनके लिए कहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। प्लीज़ इसमें लगे रहें, और भी इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट के स्कोप हैं उनको समझे, कहाँ कहाँ हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या और कर सकते हैं, इसको कैसे और बड़ा बना सकते हैं, प्लेयर्स को और कैसे बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्लेयर्स को कैसे पहुंचा सकते हैं, ये देखें काइंडली। और अगर आप टीम ओनर्स को इनवाइट कर रहे हैं टीम ओन करने के लिए, तो उनके लिए भी क्या बेनिफिट हो सकता है, उनको भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ टीम ओनर पैसा लगा दे रहा है, तो 1-2 साल लगाएगा, फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो उनके लिए भी एक बेनिफिट रहना चाहिए, ताकि इंटरेस्ट बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। एस स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स रांची प्रीमियर लीग।